हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल गुडविल एजुकेशन पे। और आज की जो ये वीडियो है ये है हमारा थर्ड टॉपिक इस पूरी सीरीज का, जो प्रोनाउन है उसका पार्ट 2। और ये है हमारा सीरीज जनरल इंग्लिश फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आज प्रोनाउन के अंदर मैं पार्ट 2 कराने वाला हूं, जिसके अंदर मैं कुछ रूल्स आप लोगों को कराऊंगा। पहले वाली जो वीडियो है पार्ट 1 की, उसके अंदर मैंने प्रोनाउन का बेसिक आपको बता दिया है। आई होप आप लोगों ने वो वीडियो देख ली होगी, और अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो जल्द से जल्द आप उस वीडियो को देख लें। और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर हमारा टेलीग्राम के लिए एक लिंक अवेलेबल है, उस लिंक पे क्लिक करके आप हमारे ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और पूरी की पूरी जो गाइडेंस है अपने एग्जाम को लेके, इंग्लिश ग्रामर को लेके आपको हमसे मिलती रहेगी। तो आई होप उस ग्रुप को आप जल्द से जल्द ज्वाइन जरूर कर लोगे। और दूसरी चीज ये कि अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी हैं तो नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक अवेलेबल है उसको जरूर चेक कर लें, और जल्द से जल्द उन सारी की सारी वीडियोस को भी जरूर देख लें। आज की क्लास में चलिए स्टार्ट करते हैं हमारे रूल नंबर 1 को। तो गाइज रूल नंबर 1 क्या कहता है हमारा? रूल नंबर 1 हमारा ये कहता है कि हम अलग अलग तरीके से प्रोनाउन को यूज कर सकते हैं। कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, लेट्स सी वन बाय वन। ठीक है, सबसे पहला है एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस। ठीक है, दूसरा रूल है आफ्टर लेट। ठीक है, फिर तीसरे कैटेगरी है आफ्टर अ प्रेपोजिशन। आफ्टर अ प्रेपोजिशन। ठीक है, ये 3 कैटेगरी मैंने आप लोगों को बताई हैं। तो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस प्रोनाउन का यूज प्रोनाउन के ऑब्जेक्टिव केस के अंदर होगा। जैसे कि मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने बोला राम टोल्ड मी अ क्वेश्चन, तो यहां पे प्रोनाउन एक ऑब्जेक्टिव केस में यूज हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट वर्जन में आएगा। ऐसा तो नहीं हो सकता कि मैं लिखूं राम टोल्ड आई अ क्वेश्चन। समझ में आया? तो एज एन ऑब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस अगर इसका यूज होगा तो ऑब्जेक्टिव केस में होगा, और प्रोनाउन के क्या क्या ऑब्जेक्ट्स हैं मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुका हूं। ठीक है, तो आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दूसरा है आफ्टर लेट, मतलब जब भी आपके सेंटेंस में, आपके वाक्य में लेट का प्रयोग हो रहा है तो वहां पे आप कैसे यूज करोगे। जैसे मान लीजिए मैंने यहां पे लिखा लेट मी हेल्प यू। अब आप देख रहे हो लेट के बाद यहां पे मी को मैं ऑब्जेक्टिव केस में लिख रहा हूं, मतलब लेट के बाद जो हमारा प्रोनाउन है वो ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आएगा। मैं ये नहीं लिख सकता लेट आई हेल्प यू। अगर मैं लिखता हूं लेट आई हेल्प यू तो ये गलत हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना है, जब भी आप लेट के बाद प्रोनाउन का यूज करोगे तो वो वहां पे ऑब्जेक्टिव केस के अंदर आएगा। ठीक है, अब तीसरी कैटेगरी देख लीजिए। तीसरी कैटेगरी है आफ्टर अ प्रेपोजिशन, मतलब जब भी आप प्रोनाउन का यूज प्रेपोजिशन के बाद करेंगे तो वहां पे आप किस तरीके से यूज करेंगे। जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया, आई लुक्ड एट शी। आई लुक्ड एट शी के अंदर आपने देखा एट क्या है, एक प्रेपोजिशन है, उसके बाद मैंने यहां सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज किया है, लेकिन ये गलत हो जाएगा क्योंकि प्रेपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन ही यूज होता है। तो आई लुक्ड एट शी की जगह क्या आना चाहिए, आई लुक्ड एट हर आना चाहिए। तो आई होप आप रूल नंबर 1 समझ गए हैं। रूल नंबर 1 का मतलब ये है कि जब भी आप प्रोनाउन को यूज करोगे तो इस कैटेगरी में आप कैसे कैसे यूज करोगे। एज एन ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, लेट के बाद भी ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा, और प्रेपोजिशन वाले केस के अंदर भी सेम ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। मतलब हमने देखा कि कैसे एज एन ऑब्जेक्ट यूज करेंगे हम सेंटेंस में, मेनली इस ऐसे नॉर्मली जो होता है, जनरली जो होता है, और लेट वाले केस में भी एज एन ऑब्जेक्टिव केस यूज करेंगे, और प्रेपोजिशन वाले केस में भी। तो आई होप गाइज आपको ये पॉइंट जो मैंने समझाया है वो सही तरीके से समझ में आ गया होगा। सो वेयर इज आवर डस्टर, वेट अ मिनट। सो गाइज ये है हमारा रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 बहुत ही आसान है और आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। लेकिन रूल नंबर 2 हमारा एक ऐसा रूल है जो शायद आसानी से आपको डाइजेस्ट नहीं होगा, आपको लगेगा कि सर ये क्या बता रहे हो।
लेकिन अगर आप इसको अपनी बुक के अंदर भी पढ़ोगे, नाउन एंड केस के सॉरी नाउन नहीं, प्रोनाउन एंड केस के नाम से ये टॉपिक होता है, तो आप अगर उसे पढ़ोगे तो आपको वहां पे भी सेम चीज ही मिलेगी। तो मैं आपको बताता हूं रूल नंबर 2 क्या है। रूल नंबर 2 गाइज ये है देन एंड केस के नाम से आपको टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है। जब भी आपका प्रोनाउन देन के बाद आ रहा है तो उस केस में हमें कैसे उसे यूज करना है। एग्जाम्पल के लिए मैंने लिखा ही इज बेटर देन मी। अब बताओ ये सही होगा या गलत होगा? आप कहोगे कि सर ये बिल्कुल ठीक है, लेकिन एग्जैक्टली देखा जाए तो ये गलत माना जाएगा रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो हमारा रूल क्या है वो देखते हैं। देखिए, जब भी किसी सेंटेंस में, जब भी कोई सेंटेंस हमारे को गिवन है और उस सेंटेंस में हमारे को क्या गिवन है, देन गिवन है, तो जब आप उस सेंटेंस को पढ़ोगे आगे की तरफ, ऐसे जब आप उस सेंटेंस को पढ़ रहे होगे, जैसे ही देन आएगा, जैसे ही आप देखोगे कि कहीं पे देन लिखा हुआ है सेंटेंस में, जैसे मैं ये वाला पढ़ रहा हूं, ही इज बेटर देन, मैंने देखा यहां देन है, ठीक है। अब देन को देखने के बाद आपको क्या करना है, वापस जाना है किस जगह पे, जहां पे कोई वर्ब है। वर्ब हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब कुछ भी हो सकती है। तो हम गए यहां पे, हेल्पिंग वर्ब है इज, हो सकता था मेन वर्ब होती है यहां पे, तो मेन वर्ब देखते हैं आप। अब आगे की तरफ वापस जाओ और देखो देन के आगे, मतलब यहां ऐसा भी हो सकता है देन से पहले आपको कोई प्रोनाउन मिल जाए या देन के बाद मिल जाए। तो आसपास देन के कितने प्रोनाउन है, कोई एक प्रोनाउन है या कोई दो प्रोनाउन है, आपको ये देखना है। आप जैसे इस वाले केस में देन के आसपास यहां देखो वर्ब के बाद देखना है आपको, ये वाले प्रोनाउन को कंसिडर नहीं करना आपको, इसके बाद देखना है। तो एक ही है मी, तो एक तो केस ये हो गया कि आपका एक प्रोनाउन आएगा, क्या आएगा, सिंगल प्रोनाउन। मतलब ध्यान से समझना बात को कि देन से पीछे की तरफ जाके जब आप वर्ब पे पहुंचे तो वापस जब आगे की तरफ जा रहे हो तो ओवरऑल सेंटेंस में कितने प्रोनाउन है, एक है, दो है, तीन है। अगर वो एक है तो उस केस के अंदर, सिंगल प्रोनाउन वाले केस के अंदर, उसे ऑब्जेक्टिव केस के अंदर हम नहीं लिखेंगे, सॉरी ऑब्जेक्टिव केस में हम नहीं लिखेंगे, बल्कि सब्जेक्टिव केस में लिखेंगे, नॉमिनेटिव केस के अंदर हम उसे लिखेंगे। जैसे ही इज बेटर देन आई, ये होना चाहिए करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन उसी जगह अगर हम देखें मोर देन सिंगल या मोर देन वन प्रोनाउन, अगर मोर देन वन प्रोनाउन आ रहा है वहां पे, तो वहां पे हम उसे कैसे केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। कैसे केस में लिखेंगे, ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे। चलिए मैं आपको समझाता हूं एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मैंने यहां लिखा ही इज टॉलर देन शी एंड आई, तो ये गलत होगा क्योंकि आपने देखा यहां पे वर्ब आ रही है, पहले देन देखा आपने, फिर वापस गए वर्ब से, यहां दो प्रोनाउन आ रहे हैं आपके। तो जब दो प्रोनाउन आएंगे, एक से ज्यादा प्रोनाउन आएंगे, तो वो ऑब्जेक्टिव केस में जाएगा, मतलब शी की जगह हर आएगा और आई की जगह मी आएगा। तो आपको इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है। आई होप आप लोगों को मेरा जो ये पॉइंट है अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं एक और बार बात को रिपीट कर देता हूं कि जब भी किसी सेंटेंस में देन आ रहा है तो जरूरी नहीं है कि देन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आएगा। ये डिपेंड करेगा कि ये जहां पे जो वर्ब आ रही है, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब, कोई भी एक देखो, ठीक है। अब जैसे यहां मेन वर्ब नहीं है तो मैंने हेल्पिंग वर्ब को देखा, आगे की तरफ एक प्रोनाउन है या एक से ज्यादा प्रोनाउन है। अगर एक प्रोनाउन है तो सब्जेक्टिव केस हमें यूज करना है आगे वाले प्रोनाउन के लिए, और अगर एक से ज्यादा प्रोनाउन है तो हमें ऑब्जेक्टिव केस यूज करना है। तो आई होप गाइस रूल नंबर 2 आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। रूल नंबर 2 में कोई दिक्कत नहीं होगी। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट अपने इस वीडियो के लास्ट रूल की, क्योंकि मैं 3 रूल ही सोच रहा हूं कि मैं इस क्लास के अंदर आप लोगों को कराऊं। तो रूल नंबर 3 क्या है हमारा? रूल नंबर 3 क्या कहता है, चलिए देखते हैं। रूल नंबर 3 है सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन। सीक्वेंस ऑफ प्रोनाउन मतलब कि अगर हमारे प्रोनाउन आ रहे हैं किसी भी सेंटेंस में तो उसका सीक्वेंस क्या होगा। सीक्वेंस का मतलब समझो, जैसे मान लो एक ही सेंटेंस के अंदर तीनों तरीके के प्रोनाउन आ रहे हैं, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, तो वहां पे पहले मैं कौन सा प्रोनाउन लिखूंगा, फर्स्ट वाला लिखूंगा, सेकंड वाला लिखूंगा या थर्ड वाला लिखूंगा। तो ये आपका क्वेश्चन है। जैसे मैं आपको बताता हूं, जैसे मैंने लिखा है यहां पे सेंटेंस, आई यू एंड ही हैव पास्ड द एग्जाम, ठीक है।
अब यहां देखो, आप फर्स्ट पर्सन भी आ रहा है, सेकंड पर्सन भी आ रहा है, थर्ड पर्सन भी आ रहा है, तो क्या ये ठीक होगा? सीक्वेंस क्या होना चाहिए? क्या पहले फर्स्ट पर्सन आएगा, फिर सेकंड या थर्ड, बाद में थर्ड, या पहले थर्ड आएगा या पहले सेकंड आएगा? ये चीज आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि इसके बेसिस पे भी सेंटेंस गलत हो सकता है। तो आपको यहाँ पे दो चीजें देखनी है, या तो सेंटेंस एक जनरल सेंस में लिखा हुआ है, या फिर सेंटेंस जो है वो एक कन्फेशन है। कन्फेशन का मतलब होता है किसी भी चीज के बारे में कन्फेस करना, कोई बात रिवील करना, कुछ बताना। यहाँ पे ज्यादातर मिस्टेक की बात, फॉल्ट की बात, या किसी भी नेगेटिव इश्यू को इंडिकेट किया गया होता है। जनरल सेंस की बात, कन्फेशन सेंस की अगर मैं बात करूं कि आप देखो सेंटेंस जनरल सेंस बता रहा है या कन्फेशन सेंस बता रहा है, तो आपको पता कैसे चलेगा? कन्फेशन सेंस में ज्यादातर मिस्टेक, फॉल्ट या किसी नेगेटिव इशू की बात की जाती है, वो कन्फेशन होता है आपका, ठीक है। और जनरल सेंस तो वैसे ही होगा नॉर्मली, जैसे आई, यू एंड ही हैव पास द एग्जाम, यहाँ पे कोई कन्फेशन नहीं है, कोई नेगेटिव बात तो नहीं हो रही, तो ये आपका जनरल सेंस होगा। तो जनरल सेंस के अंदर हमें क्या करना होता है वो मैं बता देता हूं, देख लो। 2 3 1 मतलब 2 3 1 मतलब पहले सेकंड पर्सन आएगा, फिर थर्ड पर्सन और फिर फर्स्ट पर्सन। तो ये आई, यू, ही जो लिखा हुआ है, इसकी जगह हमें पहले लिखना होगा यू, फिर ही एंड आई, यू, ही एंड आई आना चाहिए, ठीक है। और उसी जगह अगर कन्फेशन सेंस की हम बात करेंगे तो कन्फेशन सेंस के अंदर क्या होगा? 1 2 और 3 मतलब पहले फर्स्ट पर्सन, फिर सेकंड पर्सन और फिर थर्ड पर्सन, ठीक है। जैसे अगर मैंने बोला ही, यू एंड आई हैव डन अ मिस्टेक, तो कन्फेस करा जा रहा है एक मिस्टेक के बारे में, मिस्टेक वर्ड आ गया, नेगेटिव हो गया, तो कन्फेशन सेंस चला गया, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पर्सन मतलब पहले आई आएगा, फिर यू आएगा एंड फिर ही आएगा। समझ में आई बात? तो गाइज ये थे हमारे 3 रूल। आज का जो टॉपिक था पार्ट 2 हमारा, और मैं ज्यादा, आपने देखा होगा कि यहाँ एग्जाम्पल्स आपके शो नहीं कर रहा हूं, क्योंकि मैं वीडियो को बहुत ज्यादा लंबा नहीं बनाना चाहता हूं, ठीक है। मेरा मेन जो पर्पस है वो ये है कि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में आए, और मैं नीचे एक्सरसाइज जो है वो छोड़ देता हूं आप लोगों के लिए। तो एक्सरसाइज जो है उसके थ्रू आप लोग कहीं ना कहीं और ज्यादा अच्छे तरीके से समझोगे। और मैंने अब ये डिसाइड किया है कि जितनी भी एक्सरसाइज को जो पोस्ट किया जाएगा वो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है वहां पे पोस्ट किया जाएगा। तो नीचे मैंने जो ग्रुप डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे एक्सरसाइज को नहीं छोड़ा है, बल्कि जो टेलीग्राम ग्रुप है वहां पे मैं उसको फॉरवर्ड करूंगा। तो प्लीज आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। थोड़ा कोल्ड हो रहा है, सो सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर करिए, शेयर जरूर करिए, इस पे कमेंट जरूर करिए, और हमें बताइए अपनी राय कि हमारा जो कोर्स है क्या वो आपके लिए हेल्पफुल है या फिर नहीं है, आपकी मदद हो पा रही है या नहीं। और हमारी वीडियोस को गाइज लाइक जरूर करा करिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स को इस कोर्स के बारे में जरूर बताइए। थैंक यू सो मच वंस अगेन।